हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आपका स्वागत है लव्यांश लाइफ साइंस पर। तो आज का मेरा लेक्चर है 2014 का। मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ दिसंबर का। तो मैं आज 20 सेट्स के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको एकदम डिटेल वाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीएनए कायरिलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू। फर्स्टली अगर हम देखें तो कायरलिटी क्या होती है? कायरलिटी मतलब वो होता है कि कोई भी कार्बन उसके चारों ओर से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। क्या बोला मैंने? डिफरेंट ग्रुप, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। रुको, आपको मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा। तो मैंने क्या बोला? कायरिलिटी किसको बोलते हैं? वह कार्बन जो चारों ओर से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से घिरा हुआ हो उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन, है ना। तो इसी प्रकार की हमको किस किस में दिखती है? एक तो हमने देखा है बायोलॉजिकल सिस्टम में एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो फर्स्टली एक तरफ से वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, सेकेंड टाइप से वो कार्बोक्सिल और एक अमाइन ग्रुप से जुड़ा होता है ना। अब अगर बात करें तो एक जो थर्ड अवस्था है कोई भी हाइड्रोफोबिक चेन यहाँ पर जुड़ी होती है। फोबिक चेन जुड़ी होती है ना, या तो फिर कोई भी उसकी वाली बोल सकते हैं क्या, जो चेन होती है जो इसके स्ट्रक्चर को डिफरेंट करती है ना, डिफरेंशिएट करती है। तो कायरलिटी हमने देखी एमिनो एसिड में होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, मैंने ओनली कायरलिटी का मतलब बताया। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर ओनली और ओनली शुगर शुगर एक ऐसी कंपाउंड होता है जिसके अंदर कायरलिटी प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होती है? अगर हम ग्लूकोज का हम इस टाइप से शुगर देखते हैं इसमें, अगर हम इसको एक इस टाइप से अगर कभी बनाए तो यह कार्बन एटम होता है जो कि एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच, और यह आता है सी एच ओ। ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इस टाइप से होता है स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? सी एच ओ। शुगर का अगर स्ट्रक्चर देखें, एच ओ एच ओ एच एच, 1 2 3 4 5 6, सी एच टू ओ एच एच। और अगर कभी हम इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ से ऑक्सीजन जोड़ के, है ना, तो ये क्या बन गया? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, है ना। ये एक प्रकार की क्या हो गई? शुगर। अब अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है ये सेकेंड टाइप से सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंड ग्रुप है, यहाँ पर सी एच ओ ग्रुप है, इधर से ओ एच ग्रुप है, इधर से एच ग्रुप है, इधर से क्या है? सी एच टू ओ एच ग्रुप है ना, सी एच ओ एच ग्रुप है। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? कायरिलिटी शो कर रहा है ना। तो अगर हम देखें डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर ओनली शुगर बेस पेयर्स ऐसे होते हैं जो कि कायरिलिटी को दर्शाते हैं। तो अगर हम बात करें डीएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलती है हमको डीएनए में, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर बेस की बात करें तो बेस में हमारे पास कौन से होते हैं? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, थाइमिन। ये कायरिलिटी शो नहीं करते हैं ना, ये कायरिलिटी शो करते हैं, बाकी ये एंटी और साइन कन्फर्मेशन को शो करते हैं। अगर कभी आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी और साइन कन्फर्मेशन क्या होता है, तो एंटी और साइन कन्फर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या होता है कि इस टाइप से हमारा बेस बेस होता है जो कि जुड़ा हुआ होता है अगर हम देखें इसकी वाली ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन इस टाइप से एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस टाइप से जुड़ा हुआ होता है ना, यहाँ से कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ है ये। सॉरी, मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर से इस टाइप से जुड़ा हुआ है ना। तो इस टाइप से जुड़ा है। तो ये क्या है? कंफर्मेशन है। अगर ये जो स्मॉल रिंग प्रेजेंट है, ये जो स्मॉल रिंग है हमारी, ये स्मॉल रिंग, अगर ये स्मॉल रिंग अगर राइट साइड पर प्रेजेंट है तो ये कौन सा कंफर्मेशन होता है? एंटी कंफर्मेशन होता है ना। अगर कभी इसका कंफर्मेशन इस टाइप से चेंज हो जाए,
इस टाइप से अगर हमारे पास इसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाए, इस टाइप से अगर ये स्मॉल रिंग यहाँ से राइट से चली गई लेफ्ट में, तो ये कौन सा कन्फर्मेशन होता है? साइन कन्फर्मेशन। तो आपको अगर पता चल गया होगा कि डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए की शुगर में, शुगर कौन सी होती है डीएनए में? डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। डीऑक्सी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके जो सेकंड पोजीशन पर जो कार्बन होता है इसके ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है ना, ओनली और ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम डीऑक्सी बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी डीऑक्सी। अगर हम बात करें और क्यों कौन कौन से होते हैं डीएनए में, क्या क्या होता है? शुगर होता है, बेस होता है। बेस की अगर मैंने बोला था आपको एंटी और साइन कन्फर्मेशन की बात करेंगे, है ना, एंटी और साइन कन्फर्मेशन में आएगा। और क्या होती है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का तो क्या होगा, एक अगर कभी वो एटीपी का एक स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कि एटीपी के अंदर अगर Mg2+ को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, तो फर्स्टली अगर मैं बात करूं तो एटीपी का स्ट्रक्चर क्या होता है इस टाइप से, ये शुगर प्रेजेंट होती है इसमें, है ना, ये इस टाइप से यहाँ पर बेस प्रेजेंट है। ये क्या है? बेस, है ना, ये किससे अटैच होगा? शुगर से, ये शुगर से अटैच होगा, है ना, इस टाइप से शुगर बनाई। और इस टाइप से यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है ना, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बेसिकली इतना देखें तो अगर फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर कितना होता है? 3 माइनस चार्ज होता है ना। अगर हम बात करें 3 माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज कितने यहाँ पर? 3 प्रेजेंट है। अगर हम इसके साथ में अगर Mg2+, मैग्नीशियम को अगर ये 2+ में अगर जोड़ देते हैं तो इसके पास में ओनली एंड ओनली ये प्लस जो होता है 2 माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है ना, न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। एंड देन जो एक ओनली सिंगल चार्ज बचेगा, तो एटीपी के ऊपर कितना होगा? इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा Mg2+ के जुड़ने से वो डिक्रीज होता है ना। तो बस ये 3 ही क्वेश्चंस टाइप से बनते हैं डीएनए के अंदर, अगर कभी किसी चीज के लिए पूछ रहे हैं तो पता चल गया होगा आपको कि इसका आंसर क्या होगा। फिर इसका आंसर होगा क्या? डीऑक्सीराइबोस शुगर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज जनरेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया बाय, है ना। प्रोटॉन मोटिव फोर्स किसके द्वारा जनरेट होता है? फर्स्टली तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी ईटीसी चेन चलती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप तो पढ़ी होगी आपने, है ना। इसके अंदर इस टाइप से 4 प्रोटीन्स होते हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। इस टाइप से इसके अंदर 4 प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स जो होता है आउटर साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, थर्ड कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रेजेंट होता है, या फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है, एंड देन लास्ट में जो होता है यहाँ पर फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है ना। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का ये इंटरनल पार्ट होता है जो कि एटीपी फॉर्मेशन का काम करता है, एंड देन जो एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं F0 ये F1 होता है। F1 पार्ट जो होता है हमारे पास, ये क्या करता है? H+ का ग्रेडियंट का फॉर्म करता है। जो आउटर जैसे ही हमारे पास फर्स्ट जैसे इलेक्ट्रॉन इनके पास में आते हैं, ये हाइड्रोजन का मूवमेंट कहाँ पे करते हैं? इनके वाले इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, है ना। हाइड्रोजन बोले तो प्रोटॉन का डोनेट करते हैं, एंड देन प्रोटॉन इस टाइप से डोनेट करते हैं, एंड डोनेट करने के बाद में ये प्रोटॉन जो होता है इस जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है इनका वाला फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या करता है? ये मैट्रिक्स में आता है। मैट्रिक्स के पास में जो F0 यूनिट होती है उसके पास में कैपेबिलिटी होती है, कैटालिटिक साइट होती है, जहाँ पर ADP प्लस PI से मिलकर क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन होता है यहाँ पर ATP का, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? किसके थ्रू जो होता है, जो प्रोटॉन होते हैं आउटर साइड से इंटरनल मेम्ब्रेन साइड से मैट्रिक्स साइट में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन मोटिव फोर्स, है ना। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स किसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन मोटिव फोर्स की, देन तो एक्सचेंज प्रोटॉन फ्रॉम सोडियम आयन, तो सोडियम आयन का तो कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं होता है यहाँ पर। सोडियम आयन की प्रोटॉन पंपिंग प्रोटॉन्स आउट इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। पंपिंग हाइड्रोक्सिल आयन का तो कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा, है ना। अगर कभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहीं भी आ जाए तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो होता है प्रोटॉन्स के कारण जनरेट होता है, मतलब हाइड्रोजन के कारण, और यहाँ पर क्या दिया? हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन तो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। देन अगर हम बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। अगर एटीपी का हम हाइड्रोलाइसिस करें, एटीपी का अगर हम हाइड्रोलाइज करें
देन क्या करता है ये एडीपी प्लस पीआई में टूटता है। तो मैंने तो आपको बताया कि जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है उसकी F0 सब यूनिट पर क्या करता है, इसके बाद कैटालिटिक साइट होती है, कैटालाइटिक साइट होती है। कैटालाइटिक साइट, ये कैटालाइटिक साइट क्या करती है, ये इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि एडीपी प्लस पीआई से मिलकर ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं किसके द्वारा, यहाँ पर प्रोटोन मोटिव फोर्स, प्रोटोन मोटिव फोर्स के थ्रू जो होते हैं ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको ये सारी चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों सही है, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी आपको। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म एज द फॉलो डोनर H प्लस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज द मोर फेवरेबल इन द एंगल ऑफ DHA। अगर हम बात करें इस टाइप से कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है हमारे पास डोनर, यहाँ पर जो डोनर होता है और एक्सेप्टर के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इस टाइप से है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। ये इस टाइप से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है स्टेबल होता है कितने 180 डिग्री के एंगल पे, है ना, 180 डिग्री का एंगल इस टाइप से स्टेबल होता है और यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है ना। तो ये एक स्टेबल कन्फर्मेशन फॉर्म करता है। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर भी एक प्रकार का बेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना, HOH इस टाइप से, ये इस टाइप से बेंड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बेंड स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन प्रोडक्ट इनिबिट कैटालाइसिस इन द एंजाइम। अगर हम बात करें रिएक्शन प्रोडक्ट, जब हमारा कोई यहाँ पर सबस्ट्रेट है जो कि किसी एंजाइम से रिएक्ट करके यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, एंड देन ये प्रोडक्ट क्या करता है जब हाई अमाउंट में होता है, देन ये जो उसका सबस्ट्रेट होता है उसको इनिबिट करने का काम करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनिबिशन, फीडबैक इनिबिशन कहते हैं ना, फीडबैक इनिबिशन। तो यहाँ पूछा क्या है कि फीडबैक इनिबिशन जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ये इनिबिट करता है, कैटालाइसिस करता है, इनिबिट करता है। तो कोवेलेंटली बाइंड टू द एंजाइम, क्या ये एंजाइम से कोवेलेंटली बाइंड होता है, नहीं। एंजाइम से बाइंड होने के बाद भी सबस्ट्रेट यहाँ पर बचा होगा, सो सेकंड जो एंजाइम आकर इस प्रोसेस को वापस से रीइनिशिएशन करा सकता है। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हुआ। अल्टरिंग द एंजाइम स्ट्रक्चर, एंजाइम के स्ट्रक्चर चेंज करने से क्या होता है, अगर हाँ माना मैंने अगर कोई एंजाइम जो होता है ये सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड होकर, जो आपने एक लॉक एंड की कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो लॉक एंड की के थ्रू बाइंड होता है एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब मैंने माना कि ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को या तो मैंने डिग्रेड कर दिया या तो इसके जो भी सीक्वेंसिंग में चेंज कर दिया, म्यूटेशन कर दिया, तो ये इससे सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो पाएगा एंड देन प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करेगा। तो क्या मैं ये प्रोडक्ट जो होता है ये इसके एंजाइम की किसी भी एंजाइम की स्ट्रक्चर को अल्टर कर देता नहीं। अगर ये प्रोडक्ट एंजाइम के स्ट्रक्चर को अल्टर भी करता है तो हम एक्स्ट्रा एंजाइम्स को ऐड करके सबस्ट्रेट के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि तुमको एंजाइम्स के अंदर कोई फेरबदल नहीं करना होगा। बाकी की दो स्टेटमेंट पढ़ से, ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट्स, अगर हम बात करें कि ये किसी एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स के ऊपर ऑक्यूपाई हो जाता है तो ये किसी भी उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकता है, एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकता है। देन अगर कभी हम कोई एक्स्ट्रा एंजाइम भी अगर डालते हैं तो ये वापस से जाकर क्या प्रोडक्ट क्या करेगा, इसकी एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हो जाएगा। देन एंजाइम तो हमारे पास हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा, बट ये क्या होगा, इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, है ना। तो आपको पता चल गया होगा कि ये स्टेटमेंट क्यों सही है। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के क्या करेंगे, तो फिर प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करते हैं ना। अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, जनरली सबस्ट्रेट जो होता है ये एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या फॉर्म करता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। देन ये सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है। तो ये तो बिल्कुल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रिलेटेड बात हो रही। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर इसके फीडबैक इनिबिशन,
देन अगर कभी ये किसी एंजाइम को डिग्रेड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो फिर वापस से हम एंजाइम्स को ऐड कर सकते हैं। देन अगर कभी किसी एंजाइम्स की एक्टिव साइट के ऊपर ही जाकर इनहिबिशन कॉज कर रहा है, तो अगर हम कितना एंजाइम भी अगर ऐड करें तो ये इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि फीडबैक इनहिबिशन कैसे करता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज फॉल्स। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की अगर बात करिए तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए पोलर एंड चार्ज्ड सोल्यूट विल नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं, पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है, ये किसी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते इफेक्टिवली विथआउट स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर। दिस आर द ट्रू। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि क्या होता है कि कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल हो या फिर पोलर मॉलिक्यूल हो, तो ये किसी भी मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ ग्लूकोज की, सोडियम की, पोटेशियम की, तो ये कभी भी मेम्ब्रेन को डायरेक्टली फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी चैनल का यूज करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स का यूज करते हैं। तो ये तो बात पूरी सही है। Each protein carrier will only bind and transport the one of few very similar types of solid। ये ज्यादा ट्रू, ये भी बिल्कुल सही है कि क्या होता है कि कुछ ही प्रोटीन जो होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करूँ सोडियम पोटेशियम पंप की, तो ये क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम को ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। स्लज की बात करूँ, स्लज क्या होता है, ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये क्या है, एक प्रकार का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। सेकेंडरी एक्टिव क्यों बोल रहे हैं इसको, ये देखो टू टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्टली देखो ऐसा होता है फैसिलिटेड होता है। फैसिलिटेड में मतलब इसके अंदर कोई भी कैरियर की प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, है ना, या फिर हम इसको बोलते हैं एक प्रकार का कैरियर ट्रांसपोर्ट। और एक होता है हाइड्रोफोबिक ट्रांसपोर्ट। हाइड्रोफोबिक के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली किसी भी मेम्ब्रेन को आसानी से ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, परमिएबल होते हैं, किसी भी हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन के परमिएबल होते हैं, तो ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाते हैं, है ना। और हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होता है जो कि सिंगल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, जैसे कि यूनिपोर्ट होते हैं। यूनिपोर्ट क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, यूनिपोर्ट हो गया। और उसके बाद में क्या होता है, एंटीपोर्ट चैनल होते हैं। एंटीपोर्ट चैनल क्या होते हैं कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट में ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक अंदर आ रहा है तो एक बाहर जाएगा, है ना। जैसे सोडियम पोटेशियम अगर इसकी एग्जाम्पल हो हम ले तो, है ना। यूनिपोर्ट हो गया, एंटीपोर्ट हो गया। और सिम्पोर्ट एक होता है, सिम्पोर्ट क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल जो होता है एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। तो इस टाइप से कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। देन अगर हम नेक्स्ट पढ़े तो क्या बोल रहा है, दो तो सही हो गए। थर्ड की बात करें, अगर शुगर सच एज ग्लूकोज आर ऑलवेज ट्रांसपोर्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ऑलवेज ट्रांसपोर्ट हो नहीं। मैंने अभी एक बताया आपको, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करी तो स्लज, ये स्लज के बारे में मैंने आपको बताया। स्लज क्या होता है, ये प्रोक्सोमियल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के पास होता है। ये आपने पढ़ा होगा, प्रोक्सोमियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ होती है, ये क्या होती है, किडनी में प्रेजेंट होती है। किडनी में प्रेजेंट होती है बोमन कैप्सूल के साइड, नेक्स्ट जो भी आता है पार्ट वो वहां पर प्रोक्सोमियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और स्लज जो होता है ये सोडियम के थ्रू क्या करता है, सोडियम जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आउटर साइड ल्यूमन साइड में आता है, देन क्या करता है, ल्यूमन साइड से इंटरनल साइड में ग्लूकोज को ले जाता है। तो ये ग्लूकोज को क्या करता है, फ्री एनर्जी ट्रांसपोर्ट कराता है। तो हमेशा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, ये तो बिल्कुल गलत है। और अगर बेसिकली मैं आपको एक वर्ड बताऊं तो कभी भी जो CSIR नेट के क्वेश्चंस होते हैं, CSIR नेट के क्वेश्चंस में ऑलवेज, स्ट्रिक्टली या क्लियरली अगर ऐसी बात आती है तो हमेशा वो 99.99% रॉन्ग आंसर होते हैं। अब अगर हम फोर्थ की बात करें तो आयन आर टिपिकली ट्रांसपोर्ट बाय स्पेशल प्रोटीन दैट फॉर्म द मेम्ब्रेन चैनल, दिस आर द ट्रू। क्या होता है, आयन किसी भी एक मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है ना। तो आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल हैपन इफ हिस्टोन आर डिप्लेटेड, मतलब क्या हो रहा है, क्या होगा अगर हिस्टोन आर डिप्लेटेड। डिप्लेट मतलब क्या होता है, रिमूव होना। डिप्लेट मतलब एक प्रकार का, रिमूव भी नहीं बोल सकते हम एक वर्ड, इसको हम बोल सकते हैं लूज, लूजली। लूज बोले तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कभी कोई रस्सी से हमने एक पत्थर बांधा है, ये इस टाइप से पत्थर है ना। अब अगर हम बात करें कि इसको हमने इस टाइप से किसी रस्सी से बांधा है ना, ऐसा रस्सी से बांधा है। अब अगर ये रस्सी से ये पत्थर छूट जाए तो ये पत्थर के अंदर क्या होगा, अपने रस्सी के अंदर इस टाइप की गठान तो होगी, पत्थर छूट चुका है ना। इस टाइप से अगर मैं बोलूँ पत्थर, ये पत्थर छूट चुका है ना इस पे से, तो रस्सी में, रस्सी इस टाइप से तो होंगी, मतलब ये रस्सी के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर एक इसके फोल्ड प्रेजेंट हो, फोल्ड प्रेजेंट है ना इसमें, इसके फोल्ड है ना, लूप्स प्रेजेंट है। भाई पत्थर तो निकल चुका है एक रस्सी से, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एक रस्सी से अगर मैंने एक पत्थर इस टाइप से बांधा है, अगर वो पत्थर किसी कारणवश अगर कभी निकल जाता है, देन रस्सी के अंदर ओनली लूप फॉर्म होगा, इसके फोल्ड प्रेजेंट होगा, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, व्हाट विल बी हैपन द स्टोन इज डिप्लेटेड। डिप्लेटेड मतलब क्या होता है, लूज, निकल चुका है, फ्रॉम द मेटाफेज, मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स एंड व्यू अंडर द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमने क्या करा फिर, एंड देन उसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अगर हम बात करें 30 नैनोमीटर फाइबर की, 30 नैनोमीटर फाइबर की अगर बात करें, 30 नैनोमीटर, पहली बात तो 30 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर ये है क्या। तो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर अच्छे से बताऊं तो 30 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर क्या है, 30 नैनोमीटर एंड 10 नैनोमीटर, ये हर बार आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं परेशान करता हो, तो मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे पास कोई डीएनए, इस टाइप से डीएनए होता है, तो ये क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन से आपने सोलेनॉइड स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सोलेनॉइड और जिगजैग मॉडल, है ना। तो ये सोलेनॉइड और जिगजैग मॉडल क्या होते हैं, किसी भी डीएनए को हिस्टोन से बाइंड कराकर एक कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब ये कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर जब इस टाइप से ऐसा लूज फॉर्म में होता है, ये अगर मैं बात करूँ, ये मैंने स्टोन बनाए इस टाइप से, ये स्टोन्स है ना, और ये हमारे पास इस टाइप से डीएनए है, ये इस टाइप से ऐसा व्रेप्ड अराउंड है ना, ये इस टाइप से डीएनए यानी इस टाइप से अराउंड है, इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये क्या बना रहा है, ये कितने नैनोमीटर का फाइबर है ये, अगर हम बात करें तो ये कितना नैनोमीटर का फाइबर है, 30 नैनोमीटर का फाइबर बना रहा है। क्या बना रहा है, 30 नैनोमीटर का फाइबर। देन अगर ये आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और ये इस टाइप का कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर बना लेता है, क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर, ये इस टाइप का क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर जब फॉर्म कर लेता है, देन ये इस टाइप से, तो ये क्या बनाता है, ये 10 नैनोमीटर का फाइबर बनाता है। अगर हम इसको अगर सिंपली इस तरीके से अगर चेक करें, इस तरीके से अगर हम इसकी डायमीटर देखें इसका वाला, तो ये कितने 10 नैनोमीटर का फाइबर बना रहा है। मतलब 10 नैनोमीटर को हम क्या बोल रहे हैं, हाईली कॉम्पैक्टेड। 10 नैनोमीटर को हम क्या बोल रहे हैं, हाईली कॉम्पैक्टेड। 30 नैनोमीटर का क्या बोल रहे हैं हम, एक 30 नैनोमीटर का फाइबर को क्या बोल रहे हैं, थोड़ा हम बोल सकते हैं लेस कॉम्पैक्टेड। कॉम्पैक्टेड तो ये भी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इपीजेनेटिक रेगुलेशन बोलते हैं। आप मेरे अगर कभी लेक्चर्स देखोगे, मेरे पुराने लेक्चर्स, तो आपको ये सारे वर्ड्स का मतलब मैंने एक एक डिटेल में सारी चीजें क्लियर करी है कि इपीजेनेटिक रेगुलेशन कैसे होता है। तो मैं सारे लेक्चर्स की मेरी प्लेलिस्ट की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन पे भी लगा दूंगा, तो प्लीज आप जाकर मेरे सारे वीडियोस देखिए। मैंने हर क्वेश्चंस को, अगर आप सीएसआई नेट की तैयारी करने के लिए एकदम बिगनर्स है, तो आप बिल्कुल मेरे लेक्चर्स को देखिए, आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझ आएगी। और मैंने एकदम बेसिक अपनी नॉर्मल लैंग्वेज से सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करा, एकदम प्रो लेवल का, जो कि आप जो भी रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक से पढ़ोगे। मैंने सारे नोट्स अपने वाले रेफरेंस बुक से ही बनाए हैं, जैसे कि सारी बुक्स है गेनोंग, गाइटोन, ये सारी बुक्स से मैंने अपने वाले सारे नोट्स बनाए।
तो आप मेरे सारे लेक्चर्स को प्रिफर कर सकते हैं। देन एपिजेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है, ये सब सारी चीजें कॉम्पेक्शन। तो एपिजेनेटिक रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, सीधी सरल भाषा में कॉम्पेक्शन। तो आपको ये दोनों का समझ में आ गया होगा। देन अगर कभी 30 नैनोमीटर के फाइबर में से अगर ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन अगर कभी लूजली डिप्लेटेड हो जाए, अब डिप्लेटेड का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, एकदम लूज हो जाए, देन इस टाइप के लूप्स तो प्रेजेंट हो गए डीएनए में, ये लूप्स प्रेजेंट हो गए, है ना। और ये इस टाइप से हिस्टोन बाहर निकल चुके हैं इसके वाले, ये इस टाइप से स्टोन बाहर निकल चुके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देन अगर हम कभी बात करें इसकी वाली, तो 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर विल बी ऑब्जर्व। क्या हमको 30 नैनोमीटर का फाइबर ऑब्जर्व होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 30 नैनोमीटर का फाइबर कब ऑब्जर्व होता है? जब ये हिस्टोन प्रोटीन से बाइंडेड हो, हिस्टोन प्रोटीन से बाइंडेड हो। और यहाँ पर क्या बोला गया? हिस्टोन प्रोटीन से डिप्लेटेड है, मतलब भाई लूज हो चुके हैं। 10 नैनोमीटर का फाइबर मिलेगा क्या इसमें? बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिप्लेटेड कंडीशन है, मतलब एक प्रकार की लूज कंडीशन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गए। अ स्कैफोल्ड एंड ह्यूज नंबर ऑफ लूप्स ऑफ डीएनए फाइबर विल बी ऑब्जर्व। अ ह्यूज नंबर ऑफ लूप्स ऑफ डीएनए फाइबर विथआउट स्कैफोल्ड विल बी ऑब्जर्व। तो ये तो बिल्कुल गलत है। विथआउट स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड मतलब लूप्स तो प्रेजेंट है भाई इस टाइप से। स्कैफोल्ड बोले तो अगर हमने एक रस्सी में गठान बांधी थी और ये यहाँ से निकल चुका है, पत्थर इसमें से निकल चुका है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, तो गठान तो प्रेजेंट होगी। गठान को हम क्या बोल रहे हैं? स्कैफोल्ड। क्या बोल रहे हैं हम? स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड तो हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, पर ये बोल रहा है विथआउट स्कैफोल्ड, तो ये तो गलत है ना। एंड देन लास्ट में इस टाइप्स के लूप्स तो प्रेजेंट हो गए, तो हाई नंबर ऑफ स्कैफोल्ड भी प्रेजेंट हो गए और लूप्स भी प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? थर्ड स्टेटमेंट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे से क्लियरली, कि मैंने सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल वाइज क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करा है। कि अगर आप बिगनर्स भी हो इस लेक्चर्स के लिए, मतलब सीएस एंड नेट की एग्जाम के लिए अगर आप सोच रहे हो कि तैयारी करना है आपको फेलोशिप्स के लिए, जेआरएफ के लिए, देन आपको सारी चीजें एकदम बेसिक से क्लियर होगी। अधिकतर लेक्चर्स में मैंने देखा है कि बहुत से क्वेश्चंस को वो डायरेक्टली आंसर बताकर छोड़ देते हैं, और उसके जो उसका बेक का रीजन है वो चीजें क्लियर नहीं करते हैं। मैंने अपने लेक्चर्स में सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करा है। मैं अभी बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा लेक्चर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर टैप करें, जिससे कि मैं नए नए वीडियोस डालते रहूंगा और आपको सारे वीडियोस की लिंक नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। इन अ क्लोरोप्लास्ट द साइट ऑफ कपल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होती है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट किसमें? थाइलेकोइड में होती है। थाइलेकोइड स्पेस में प्रेजेंट होती है ना। थाइलेकोइड स्पेस के अंदर हम देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड्स में प्रेजेंट होती है। इस टाइप से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, इसमें थाइलेकोइड्स ये इस टाइप से प्रेजेंट होता है ना। और ये क्या होता है? ये जुड़ा हुआ जो होता है ये स्ट्रोमा एंड मैट्रिक्स, स्ट्रोमा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ना। तो आपको समझ में आएगा क्लोरोप्लास्ट के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारे पास ईटीसी सेल में भी, ईटीसी भी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि इसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन बोल रहा है यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, तो ये क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रकार की यूकैरियोटिक सेल है। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट एक बार यूकैरियोटिक हो सकती है, मतलब ये यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी क्लोरोप्लास्ट होता है कुछ कुछ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस इज नॉट ट्रू। अब मियोसिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ना। द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू द अपोजिट पोल और इन द मियोसिस फर्स्ट। तो ये तो बिल्कुल गलत है। काइनेटोकोर क्या होता है? पहली बात तो ये बताओ। देखो इस टाइप से अगर हम बात करें ये क्रोमोसोम से, है ना, क्रोमोसोम से, तो इसका जो इंटरनल पार्ट एकदम सेंट्रल पार्ट है, ये क्या है? सेंट्रल पार्ट है। तो सेंट्रल पार्ट ये क्या होता है? इस टाइप से अटैच हो जाता है, इस टाइप से अटैच हो जाता है। तो ये क्या करता है? इस टाइप से अटैच होके ये क्या बनाता है? काइनेटोकोर। और इसके पास में क्या कैपेबिलिटी होती है? इस कैपेबिलिटी होती है काइनेटोकोर के पास में माइक्रोट्यूबुल से बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है ना। इसके लिए बहुत से प्रोटीन, मेक प्रोटीन,
मेक प्रोटीन, पॉलीकाइनेस, एरोरा बी काइनेस, ये सारे प्रोटीन्स यूजफुल होते हैं। मैं इनके एक लेक्चर्स बनाऊंगा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप में। पर अभी क्या है, मेरे हिसाब से तो जो भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं सीएसआर नेट की, वो क्वेश्चंस को अगर कभी अच्छे से ट्रीट करें, क्योंकि क्या होता है हम बेसिकली अच्छे से प्रिपेयर तो कर लेते हैं पर उनके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते और एक स्टेटमेंट वाइज समझ नहीं पाते। तो मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ट्रीट करें कि आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में आपको कोई भी गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, है ना। तो ये काइनेटोकोर और सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड कभी भी अगर सिस्टर क्रोमेटिड की बात आए, डॉटर क्रोमेटिड की बात आए, तो ये काय में होता है, मियोसिस सेकेंड में होता है ना। फर्स्टली होमोलोगस, अगर हम देखो मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए काय में, मियोसिस फर्स्ट में, है ना। और अगर हम बात करें सिस्टर क्रोमेटिड की या डॉटर क्रोमेटिड की, तो ये काय में होते हैं, मियोसिस सेकेंड में। मियोसिस सेकेंड की अब ये तो कौन सी हो गई, स्टेज हो गई। और कौन सी मतलब एक इसकी सब स्टेज कौन सी होगी, एनाफेज। एनाफेज में होती है, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड में, है ना। तो कभी भी अगर सिस्टर क्रोमेटिड की बात आई, सिस्टर आई, तो वहां पर मियोसिस सेकेंड आना चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हुआ। काइनेटोकोर इज ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू द अपोजिट पोल ऑफ द मियोसिस सेकेंड, तो ये तो सही हुआ, है ना। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग होंगे। कियाज्मा, कियाज्मा इज फॉर्म कि अब कियाज्मा कहाँ फॉर्म होता है, बेसिकली क्या होता है, रुक जाओ मैं ये थोड़ा रफ कर लूँ अच्छे से, फिर आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि कियाज्मा कहाँ होता है। देखो बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोम की अगर हम बात करूं, ये इस टाइप से क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम्स का जो ये बेस वाला पार्ट होता है, ये क्रोमोसोम का जो ये इस टाइप से बेस वाला पार्ट होता है, ये क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट में ये क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर करता है। क्रॉसिंग ओवर किस टाइप से करेगा, तो ये जो ये से पार्ट हो गए, ये इस टाइप से, ये देखो, रुको 2 मिनट में नहीं, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग बना दिया, है ना। अगर हम इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाए इसका वाला ऐसा, है ना। अब ये यहाँ पर, देन ये यहाँ पर, ये इस टाइप से, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं ना, इस टाइप से। अगर मैं इसको इस टाइप से समझाऊं तो ये इस टाइप से क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कियाज्मा बोलते हैं, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो कियाज्मा इज फॉर्म्ड इन द प्रोफेज फर्स्ट में कियाज्मा फॉर्म होता है, दिस आर द ट्रू। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में कियाज्मा फॉर्म होता है ना। ओनली फर्स्ट में, सेकेंड में वहां पर कियाज्मेटा का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट में ही क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेट इनटू मियोसिस फर्स्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे हमारे पास मियोसिस फर्स्ट में। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यूज्ड टू प्रोसेस एंड केमिकली मॉडिफाइड आरआरएनए आर कॉल्ड। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की बात करें तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या होता है, एसएनओ आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए किसके लिए होता है, आरआरएनए मॉडिफिकेशन के लिए, है ना, आरएनए के मॉडिफिकेशन के लिए। और अगर हम बात करें एसआई आरएनए की, तो एसआई आरएनए क्या होता है, एसआई आरएनए जो होता है ये सीड पेयरिंग करता है। सीड पेयरिंग मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करने के बाद में क्या करता है, किसी भी स्ट्रैंड को, किसी भी आरएनए को, एमआरएनए को क्या करता है, डिग्रेड करने का काम करता है, याद रखना, डिग्रेड करने का, है ना। और एसआई आरएनए, अगर हम बात करें एमआई आरएनए की, तो ये किसी भी आरएनए को सेम टू सेम स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये डिग्रेड करने का काम करते हैं। तो ये ओनली साइलेंसिंग का काम करता है ना, ये साइलेंसिंग का काम करता है। अब हम बात करें नेक्स्ट एसएन आरएनए की, तो एसएन आरएनए किसके लिए होता है, स्प्लाइसिंग के लिए होता है।
तो ये आपको ये सारी चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मैं अपना लेक्चर यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट में 10 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको अच्छे से और एकदम क्लियरली स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझाऊंगा। तो आप मेरे सारे लेक्चर्स को एकदम डीपली देखें और अच्छे से समझें, तो आपको सारे प्रोसेस, सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे इस वीडियो को और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।